Hi everyone and welcome back. In the previous video, we have discussed the first few initial pages of periodontic synopsis. मतलब मैंने 2-3 पेजेस पहली वाली वीडियो में करे थे, तो हम अब उसकी continuation करेंगे. And those who are new to my channel, this channel is basically for those who are doing their BDS and want to pursue their masters. And in this channel, we usually do very important topics that used to come in your paper. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आपको पुराना वाला वीडियो देखना है तो यू शुड गो एंड सर्च फॉर पीरियोडिक सिनॉप्सिस पार्ट 1. दिस इज द पार्ट 2. सो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्शियस सिडेशन और जनरल एनेस्थीसिया का डिफरेंस पे छोड़ा था, तो हम वहीं से शुरू करेंगे. कॉन्शियस सिडेशन एंड जनरल एनेस्थीसिया. कॉन्शियस सिडेशन का क्या मतलब होता है कि ऐसी सिडेशन जिसमें बंदा कॉन्शियस होता है, ठीक है, मतलब कंप्लीट सिडेशन नहीं होता. लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में जो बंदा होता है उसको कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, ठीक है. तो एट सेवरल विजिट्स द प्रोसीजर में बी परफॉर्म्ड. कॉन्शियस सिडेशन देकर के हम कई बार हम पेशेंट को बुला सकते हैं और उसको कॉन्शियसली सिडेट करके प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में ऐसा नहीं हो सकता. आपको सिंगल सिटिंग में करना पड़ेगा सब कुछ, एंड वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोसीजर होता है. मतलब ऐसे नहीं होता कि आप बार बार दे सको. जनरल एनेस्थीसिया समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड. कॉन्शियस सिडेशन में पेशेंट इज कोऑपरेटिव बट एंग्शियस एंड फियरफुल. कोऑपरेटिव तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि वो कॉन्शियस होता है तो एंग्शियस और थोड़ा सा फियरफुल भी होता है. लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में उसको कुछ नहीं पता होता, तो मतलब जनरल एनेस्थीसिया हम उन लोगों में देते हैं जो कि बहुत अनकोऑपरेटिव होता है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे पेशेंट कोऑपरेटिव होते हैं कॉन्शियस सिडेशन में, लेकिन सिर्फ एंग्शियस और फियरफुल होता है, तो उस केस में हम कॉन्शियस सिडेशन देते हैं, ठीक है. फिर हमें कॉन्शियस सिडेशन में लिखा हुआ है कि पेशेंट इज कॉन्शियस एंड एयरवे इज मेंटेन. यहाँ पे पेशेंट कॉन्शियस रहता है और उसका एयरवे मेंटेन रहता है. लेकिन जनरल एनेस्थीसिया में वो कॉन्शियस नहीं होता है, तो इसलिए हमें वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती है. नो प्री मेडिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन आर रिक्वायर्ड. ना तो कोई हमें प्री मेडिकेशन देने की जरूरत पड़ती है, ना ही कोई हमें इन्वेस्टिगेशन हिस्ट्री लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन अगर हमें जनरल एनेस्थीसिया देना है बंदे को तो सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन सब कुछ, प्री मेडिकेशन वगैरह सब कुछ की जरूरत पड़ती है हमें. एनपीओ नॉट रिक्वायर्ड इन योर जनरल एनेस्थीसिया, लेकिन एनपीओ इज वेरी स्ट्रिक्ट इन योर जनरल एनेस्थीसिया, मतलब कंसेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिहेवियर मैनेजमेंट. अब बिहेवियर मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे सब कुछ बताएंगे, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं यहाँ पे. तो बिहेवियर मैनेजमेंट में सबसे पहले प्री कोऑपरेटिव स्टेज के बारे में बताया हुआ है. प्री कोऑपरेटिव स्टेज क्या होती है? नॉन कोऑपरेटिव 2-year-old चिल्ड्रन आर रेफर्ड टू एज इन अ स्टेज ऑफ प्री कोऑपरेटिव बिहेवियर. प्री कोऑपरेटिव में कौन से बच्चे आते हैं? जो नॉन कोऑपरेटिव होते हैं और 2 साल के होते हैं. फिर हम बात करेंगे बिहेवियर प्रॉब्लम क्या होती है. बिहेवियर प्रॉब्लम एक पोटेंशियली कोऑपरेटिव चाइल्ड इज कॉल्ड एज अ बिहेवियर प्रॉब्लम, ठीक है. दीज चिल्ड्रंस कैन बी मेड कोऑपरेटिव बाय अप्लाइंग बिहेवियर मॉडिफिकेशन. मतलब जो लोग नहीं होते कोऑपरेटिव, उन पे हम कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं उनका बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है. तो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर. फिर आते हैं प्री अपॉइंटमेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन. क्या होता है कि एनीथिंग दैट इज सेड और डन टू पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द चाइल्ड बिहेवियर बिफोर चाइल्ड एंटर्स अ डेंटल ऑपरेटरी. मतलब वो किसी क्लिनिक में जा रहा है, डेंटल क्लिनिक में जा रहा है, तो एंटर करने से पहले कुछ ऐसा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जिससे कि बच्चे का जो बिहेवियर है उस जगह के लिए वो चेंज हो जाए. ऐसी कई चीज हम यूज कर सकते हैं जो कि प्री अपॉइंटमेंट बिहेवियर मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है. फिर हमारे पास यूफेमिज्म्स आता है. होता क्या है ये चीज? वर्ड सब्स्टिट्यूट्स काफी सारे होते हैं. डेंटल टर्मिनोलॉजी और वर्ड सब्स्टिट्यूट काफी अलग अलग है. जैसे डेंटल टर्मिनोलॉजी में हम रबर डैम बोलते हैं, वैसे रेनकोट यूज कर लेते हैं, एल्जिनेट पुडिंग यूज कर लेते हैं उसके लिए, और सीलेंट हम यूज करते हैं. सीलेंट वैसे उसको हम टूथ पेंट बोल देते हैं. टॉपिकल फ्लूइड हम बोलते हैं. कैविटी फाइटर भी बोला जाता है. सक्शन हो गया, वैक्यूम क्लीनर. स्टडी मॉडल्स स्टैचूज हो गए. हाई स्पीड विस्टल हो गई और लो स्पीड मोटरसाइकिल हो गई. तो थोड़ी सी टर्म्स है, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, बट यू शुड नो अबाउट दिस, ठीक है. उसके बाद हम आगे चलते हैं. हमारे पास एक नई टर्म आती है यहाँ पे, रीट्रेनिंग. तो रीट्रेनिंग क्या होता है? एक टेक्निक होती है ऑफ मेकिंग अ नेगेटिव बिहेवियर चाइल्ड
who had previous unpleasant dental experience cooperative by demonstrating a difference such as performing N2O and O2 sedation. इसमें क्या होता है, रीट्रेनिंग मतलब दोबारा से ट्रेनिंग दी जा रही है। मतलब एक बार वो पहले कभी गया था डेंटल ट्रीटमेंट करवाने, बट वहां पे उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो वो जो नेगेटिव बिहेवियर उस बच्चे के दिमाग में बन गया है उसको ठीक करना, दैट इज योर रीट्रेनिंग। और इसमें हम N2O O2 sedation परफॉर्म करते हैं। फिर आता है एक नई टर्म आती है रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट काफी सारी टाइप्स की होती है, 4 टाइप की, पॉजिटिव, नेगेटिव, सोशल, मटेरियल। रेनफोर्समेंट में हम क्या होता है कि पॉजिटिव रेनफोर्सर क्या होता है, इज वन हुज कॉन्टिजेंट प्रेजेंटेशन इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, जैसे कि गिफ्ट। ठीक है। नेगेटिव क्या होता है, इज वन हुज कॉन्टिजेंट विड्रॉवल इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर, जैसे कि विड्रॉवल ऑफ अ मदर। सोशल जैसे कि प्रेज, पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन, शेकिंग हैंड। एंड मटेरियल लाइक टॉयज। मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज, किसी ऐसी चीज को देने से फ्रीक्वेंसी और बिहेवियर अगर बढ़े, दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। फर्क क्या है कि पॉजिटिव वाले में आपने एक अच्छी चीज दी है तो उससे बिहेवियर की में इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि आपने गिफ्ट्स वगैरह दिए। नेगेटिव वाले में आपने विड्रॉवल करा है, फिर भी उससे बिहेवियर की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जैसे कि अगर विड्रॉवल ऑफ अ मदर होता है, तो अगर मदर को आप हटा रहे हो, ठीक है, ट्रीटमेंट आपको करना है, सबको करके बाहर जाओ, तो तब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर अगर बढ़े तो वो नेगेटिव रेनफोर्सर हो गया। सोशल रेनफोर्सर जैसे कि आपने उस बच्चे की प्रेज कर ली, अच्छे एक्सप्रेशंस दिए उसको, उसके साथ हाथ मिलाया। मटेरियल रेनफोर्स, आपने उसको टॉयज और गेम्स दे दिए। काफी सारे टाइप के रेनफोर्सर होते हैं जो कि बिहेवियर को बढ़ाने के लिए काम आते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ बिहेवियर। फिर आता है बायोफीडबैक। अब बायोफीडबैक एक ऐसी चीज होती है जिसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं टू डिटेक्ट सर्टेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस एसोसिएटेड विद फियर। मतलब बायोफीडबैक फियर से रिलेटेड होता है। फियर से रिलेटेड काफी सारी टाइप की फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं, दैट इज अ बायोफीडबैक। फिर हम चलते हैं नई चीज के ऊपर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, दैट इज क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट। तो क्या सीन होता है इसका? क्लेफ्ट लिप का क्या होता है कि फेलियर ऑफ फ्यूजन। आपको कुछ टर्म्स याद करनी है। जब हम क्लेफ्ट लिप की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास मीडियन नेजल प्रोसेस और मैक्सिलरी प्रोसेस, दो प्रोसेसेस होती हैं, उनका फ्यूजन नहीं होता। एक तो मैक्सिला की प्रोसेस होती है, एक नेजल में मीडियन नेजल प्रोसेस जो होती है, इन दोनों का फ्यूजन नहीं हो पाता, जिससे क्लेफ्ट पैलेट बन जाता है। फेलियर ऑफ मेसोडर्मल माइग्रेशन बिटवीन 2 लेयर्ड एपिथेलियम मेम्ब्रेन। एक और चीज होती है कि जो मेसोडर्मल माइग्रेशन, मतलब पूरी प्रोसेस अगर आप पढ़ोगे एम्ब्रियोलॉजी में तो आपको समझ में आएगा कि मेसोडर्मल माइग्रेशन बहुत जरूरी होती है। 2 लेयर्स के बीच में, 2 एपिथेलियल लेयर्स के बीच में एक और लेयर आती है जिसको मेसोडर्मल माइग्रेशन बोलते हैं। अगर वो नहीं होती तो भी क्लेफ्ट लिप का प्रॉब्लम आता है। ठीक है। तो 2 चीजें, मीडियन नेजल प्रोसेस, मैक्सिला प्रोसेस का फ्यूजन ना होना, प्लस माइग्रेशन ना होना मेसोडर्मल का। नेक्स्ट आता है पैलेट। पैलेट में क्लेफ्ट कैसे बनता है? जब देयर इज अ फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ 2 पैलेटल प्रोसेसेस, 2 पैलेटल शेल्स आपस में जब वो नहीं हो पाती फ्यूज, तो क्लेफ्ट पैलेट बन जाता है। और अगर रप्चर ऑफ इंक्लूजन सिस्ट हो जाए एट द साइट ऑफ फ्यूजन, एक इंक्लूजन सिस्ट होते हैं, उनका अगर रप्चर हो जाता है फ्यूजन की साइड पर तो बन सकता है क्लेफ्ट। फेलियर ऑफ टंग टू ड्रॉप डाउन, अगर बच्चे के डेवलपमेंट में टंग नीचे ना आए, ड्रॉप डाउन ना हो, तो भी क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम आ सकता है। इंसिडेंस की बात कही गई है 750 अगर इन्फेंट्स में हम देखें तो उसमें से एक इन्फेक्टेड होता है। क्लेफ्ट लिप का चांस 25% होता है, पैलेट का भी चांस 25% होता है, दोनों का मिला के 50% होता है। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या लिखी हुई है कि जो मेल एक्सेस काफी ज्यादा रिपोर्टेड होती है कंबाइंड क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट में। अगर कंबाइंड चीजें देखें हम, मतलब 50% ऑफ द केसेस ऑफ क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट देखे जाते हैं, उसमें मेल्स ज्यादा इफेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर हम फीमेल्स का अगर देखें तो वो एक्सेस इन आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट, मतलब क्लेफ्ट पैलेट के पेशेंट्स में फीमेल्स का अमाउंट काफी ज्यादा देखा गया है, लेकिन कंबाइंड में मेल्स का ज्यादा देखा गया है। दूसरी चीज, यूनिलेटरल डिफेक्ट्स काफी ज्यादा कॉमन होते हैं बायलेटरल के मुकाबले, और लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा दिखाई जाता है। तो ये चीज आपको जर्नल फैक्ट्स हैं ये पता होने चाहिए। उसके बाद ईटियोलॉजी की क्यों ऐसा होता है, काफी सारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और जीन एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। मतलब अकेले जेनेटिक फैक्टर्स मोनोजेनिक हो गया, एनवायरमेंटल अकेला अलग हो गया, लेकिन अगर जीन एनवायरमेंट एक साथ मिल जाए तो पॉलीजेनिक इंट्रैक्शंस। ठीक है। फिर प्रोटोकॉल क्या होता है इसमें, काफी ज्यादा डेंटल केयर का प्रोटोकॉल क्या होता है अगर बंदे को होता है तो, अगर बर्थ के टाइम पर है
तो आप फीडिंग प्लेट लगा सकते हो या फिर प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स कर सकते हो। ठीक है, ऑर्थो ट्रीटमेंट में प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स आता है, वो कर सकते हैं, या फिर फीडिंग प्लेट लगा सकते हैं ताकि फीडिंग अच्छे से हो। अगर 3 से 5 महीने में है ट्रीटमेंट हो रहा है तो वहां पे आप अलाइनमेंट ऑफ परमानेंट टीथ करिए पहले तो। जो बच्चे के जो दूध के दांत आते हैं उनकी अलाइनमेंट करवानी पड़ेगी। पैलेटल एक्सपेंशन विद सिंपल फिक्स्ड अप्लायंसेस लाइक डब्ल्यू आर्च और आर्नोल्ड एक्सपेंडर। हमें पैलेट को एक्सपैंड करवाना पड़ेगा, उसके लिए हम एक डब्ल्यू आर्च या आर्नोल्ड एक्सपेंडर यूज करते हैं। और उस टाइम पे हमें क्लेफ्ट लिप को रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब लिप को तो रिपेयर करना ही है। पैलेट के लिए आप पैलेटल एक्सपेंशन के लिए अप्लायंसेस यूज कर सकते हो और अलाइनमेंट करवाइए। अगर 12 महीने का है, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल का है, तो आपको पीरियोडिक रिव्यू करना है, क्लेफ्ट पैलेट का रिपेयर करना है और स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास आपको लेके जाना है ताकि बच्चे की बोलने में दिक्कत ना हो। अगर 2 से 8 साल के बीच में है सीन तो पीरियोडिक रिव्यू करना है, ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन लेनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेने हैं, रेस्टोरेटिव केयर भी लेनी है, और रिव्यू बाय ईएनटी जैसे कि ईयर, नोज, थ्रॉट एंड प्लास्टिक सर्जन से भी रिव्यू लेना है। मतलब आपको ऑर्थो में भी, प्रिवेंटिव मेजर्स भी, एंडोडोंटिस्ट के पास भी जाना पड़ेगा, ईएनटी प्लास्टिक सर्जन के पास भी जाना पड़ेगा, ऑर्थोडोंटिस्ट के पास, मतलब सबके पास जाना पड़ेगा। अगर 8 से 15 साल की उम्र में है तो यू शुड गो विथ सुटेबिलिटी अबाउट बोन ग्राफ्टिंग। ठीक है, बोन ग्राफ्टिंग का देखिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का देखिए, स्पीच पैथोलॉजिस्ट से रिव्यू लीजिए और प्लास्टिक सर्जन से रिव्यू लीजिए। तो ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट, बट 1-2 बार अगर आप देखोगे, क्योंकि 2 से 8 में तो आपको हर एक के पास जाना है, पीरियोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट, एंडोडोंटिस्ट, ईएनटी, प्लास्टिक सर्जन। 8 से 15 साल में फर्क क्या है कि आपको बोन ग्राफ्टिंग और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए देखना है, बाकी आपको स्पीच पैथोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन के पास जाना है। ठीक है, अगर आप 3 से 5 महीने में हैं तो पहले लिप रिपेयर करवाइए, अगर आप 1 साल तक के हैं तो पैलेट रिपेयर करवाइए, बर्थ में है तो फीडिंग प्लेट और प्री सर्जिकल ऑर्थोपेडिक्स। सॉरी, ये 8 to 15 वाले ईयर्स यहाँ पे है। सुटेबिलिटी अबाउट बोन ग्राफ्टिंग, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट एंड रिव्यू बाय प्लास्टिक सर्जन। ओके, नेक्स्ट वी गोना डू विद क्लेफ्ट लिप रिपेयर। ठीक है, अगर हम क्लेफ्ट लिप रिपेयर की बात करें तो यहाँ पे एक रूल ऑफ 10 काफी ज्यादा सुना होगा आपने। रूल ऑफ 10 होता है इज गाइड फॉर टाइमिंग्स। क्या क्या टाइमिंग्स होनी चाहिए क्लेफ्ट लिप के रिपेयर के लिए, कि बच्चे का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम परसेंटेज होना चाहिए, 10 ग्राम परसेंटेज होना चाहिए। उसकी एज ऑलमोस्ट 10 वीक तक होनी चाहिए। उसका वेट 10 LBS में होना चाहिए और उसका जो ल्यूकोसाइट काउंट है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो लेस देन 10,000 पर mm³ होना चाहिए। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती हैं देन यू कैन गो विद क्लेफ्ट लिप रिपेयर। ठीक है, रिपेयर के टाइप्स 2 टाइप के होते हैं। मिलार्ड रोटेशन एडवांसमेंट फ्लैप होता है, मतलब फ्लैप सर्जरी करते हैं इसमें। एक मिलार्ड रोटेशन एडवांसमेंट फ्लैप होता है और एक टेनिसन रैंडल ट्रायंगुलर फ्लैप होता है। एक ट्रायंगुलर फ्लैप लेते हैं, एक मिलार्ड फ्लैप होता है। अगर हम क्लेफ्ट पैलेट के रिपेयर की बात कर रहे हैं तो रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट बिटवीन 1 to 1.5 years ऑफ एज गिव्स द बेस्ट रिजल्ट। पैलेट के लिए आप तब करिए जब 1 से 1.5 साल तक का होता है, और इसके लिए आपको लैंगर बैक रिपेयर और व्यू वॉर्डल किल्नर VY पुश बैक पैलेटोप्लास्टी करनी पड़ती है। पैलेटोप्लास्टी या लैंगर बैक रिपेयर तो आपको याद रखना है, पैलेट के लिए व्यू वॉर्गिल और लैंगर बैक, और लिप के लिए मिलार्ड और टेनिसन। और उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज यहाँ पे दे रखे हैं कि जिससे आप फॉर्मूले से ड्रग डोजेज कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चे में कितनी ड्रग देनी है। काफी सारे फॉर्मूले एज के हिसाब से, अगर हम देखें कि बच्चे की एज के हिसाब से, तो एक यंग ने फॉर्मूला दिया था जिसमें कि बच्चे की एज प्लस उसको बच्चे की एज ऊपर उसके नीचे बच्चे की जो एज है उसमें 12 जोड़ के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए एडल्ट डोज से। तो ये यंग ने फॉर्मूला दिया था। कशिंग ने क्या किया था, फर्क क्या किया था, उसने चाइल्ड की एज के नीचे उसको डिवाइड किया था 24 से। दैट्स द डिफरेंस। और काउलिंग ने क्या किया था, नेक्स्ट बर्थडे तक की एज, मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे का नेक्स्ट बर्थडे जब आ रहा है तब वो कितनी एज का होगा, वो डिवाइडेड बाय 24 इंटू एडल्ट डोज। सो ये 3 फॉर्मुलेज थे जिसमें काउलिंग का नेक्स्ट बर्थडे बाय 24, कशिंग का एज बाय 24 और यंग का एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12। बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम फॉर्मूला देखें तो बॉडी वेट के हिसाब से क्या होता है कि चिल्ड्रन का जितना वेट है LBS में निकालना पड़ेगा। पहली बात, उसको 150 से डिवाइड करके एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करिए। ये क्लार्क्स रूल होता है, क्लार्क्स रूल बॉडी वेट के हिसाब से डोजेज का।
अब ऑक्सबर्ग ने एक रूल दिया था जिससे कि हम परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज निकाल सकते हैं। उसने क्या किया था, 0.7 लेके और वेट इन एलबीएस, जो भी बंदे का वेट है उसको 0.7 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो एडल्ट डोज का परसेंटेज आ गया था, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो ये ऑक्सबर्ग ने रूल दिया था। फिर हमारे पास एक और टेबल आती है जिसमें कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश नेशनल फॉर्मूले के हिसाब से अगर 2 वीक तक का बच्चा है तो एडल्ट डोज का 12.5% आपको उसको देना है। अगर 1 साल तक का है तो 25% ऑफ एडल्ट डोज देना है, 7 साल का है तो 50% और 12 साल का है तो 75% ऑफ एडल्ट डोज आप उसको दे सकते हो। तो आप वेरिएशन देख सकते हैं, 2 वीक्स के बाद 1 साल, फिर 1 साल के बाद 7 साल और 7 साल के बाद 12 साल। फिर हम एक और इस पे आते हैं फॉर्मूला, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी सरफेस एरिया। फॉर्ब्स रूल यहाँ पे देते हैं बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से कि अगर आपको बच्चे की डोज निकालनी है तो बॉडी सरफेस एरिया अगर मीटर स्क्वायर में दे रखा है बच्चे का तो उसको डिवाइड कर दीजिए बॉडी सरफेस एरिया एडल्ट ऑफ सेम सेक्स, मतलब मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, उसे डिवाइड करके एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास फॉर्ब्स रूल के हिसाब से चाइल्ड डोज आ जाएगी। अगर आपको स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि बेसल जो सरफेस बॉडी सरफेस एरिया मेल्स का होता है वो 1.7 मीटर स्क्वायर होता है, तो आप उस हिसाब से इसको डिवाइड करके एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई करके चाइल्ड डोज निकाल सकते हैं। सो आई होप दिस इज समथिंग यूजफुल। काफी सारे रूल्स हैं, लर्न करने पड़ेंगे। फिर मिसलेनियस आता है, इसके अंदर मिसलेनियस में आपको पता होना चाहिए पीरियोडोंटिक ट्रायंगल अलग चीज होती है कि जो कीज ट्रायड था वो अलग चीज थी। पीरियोडोंटिक ट्रायंगल दैट इज फॉर्म्ड बाय चाइल्ड, डेंटिस्ट एंड पेरेंट्स। इसमें 3 लोग होते हैं, एक बच्चा होता है, उसके पेरेंट्स और एक जो डेंटिस्ट उस पर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। इसमें चाइल्ड हमेशा एपेक्स पे रहता है, ये चीज बस याद रखनी है। साइज ऑफ इंट्राओरल फिल्म्स की हम बात कर रहे हैं कि बच्चों का रेडियोग्राफ अगर आप ले रहे हो तो कितनी साइज की फिल्म्स और किस किस हिसाब से आपको यूज करनी है और कौन कौन से रेडियोग्राफ। तो यहाँ पे साइज 0 इज यूज फॉर बाइटविंग एंड पेरियोपाइकल रेडियोग्राफ्स ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों के लिए आप साइज 0 लीजिए, बाइटविंग में यूज करिए और पेरियोपाइकल में यूज करिए। साइज 1 आप तब करेंगे जब आपको एंटीरियर टीथ चाहिए एडल्ट में, थोड़ा बच्चा एडल्ट हुए हैं तो एंटीरियर टीथ के लिए आप साइज 1 यूज करिए। साइज 2 आप तब यूज करिए जब आपको एंटीरियर ऑक्लूजल रेडियोग्राफ लेना है, यहाँ पे पेरियोपाइकल रेडियोग्राफ लेना है, बाइटविंग सर्वे लेना है, मिक्स्ड एंड परमानेंट डेंटेशन में। समझ रहे हो? साइज 0 स्मॉल चिल्ड्रन में, साइज 1 एडल्ट में एंड साइज 2 आपको तब लेना है मिक्स्ड लेना है और परमानेंट डेंटेशन में लेना है। समझ में आ रहा है? साइज 2 एंटीरियर में भी ले सकते हैं, पेरियोपाइकल में भी और बाइटविंग में भी। फर्क ये है मिक्स्ड एंड परमानेंट, तो बढ़ रहा है पहले छोटा, फिर एडल्ट, फिर मिक्स्ड एंड परमानेंट। अब साइज के हिसाब से यहाँ पे चीजें दे रखी हैं कि इंचेस के हिसाब से फिल्म्स की उसमें दे रखा है कि अगर 57 to 76 mm की फाइल है तो occlusal films used for visualizing the entire maxilla और mandibular arches occlusal films होती हैं, इतने साइज की होती हैं। 5 से 6 इंच की फिल्म जो होती है वो टीएम जो लेटरल ऑब्लिक व्यूज के लिए यूज करते हैं। 8 से 10 इंच की जो फिल्म होती है वो किसके लिए यूज करते हैं? लेटरल सेफलोग्राम्स के लिए यूज करते हैं। जो ऑर्थो में लेटरल सेफलोग्राम्स होते हैं वो 8 into 10 इंचेस का सीन होता है और पेरानेजल व्यूज, वाटर व्यूज जो होते हैं वो भी 8 to 10 इंचेस के होते हैं। 6 to 12 इंचेस हम लेते हैं ओपीजी के लिए। जो फेमस ओपीजी आप करवाते हो आपको पता होना चाहिए कि 6 से 12 इंच का होता है और जो ऑर्थो वाला आप लेते हो 8 से 10 इंच का होता है। टीएमजे और लेटरल ऑब्लिक व्यू ज्यादा यूज नहीं करते, वो 5 से 7 इंच का होता है, छोटा होता है। फिर हम बात करेंगे अब फ्रंट एनालिज की। ठीक है, बच्चे जो छोटे होते हैं उनके फ्रंट एनालिज अभी क्लोज नहीं होते। ठीक है, तो एंटीरियर फ्रंट एनाली, प्रोस्टीरियर, स्फेनॉइडल और एंटीरोलेटरल और मैस्टर्ड और पोस्टीरियर लेटरल। ठीक है, एंटीरियर फ्रंट एनाली की अगर बात करें तो प्रेजेंट बिटवीन 2 पैराइटल बोन्स एंड द फ्रंटल बोन। फ्रंटल और 2 पैराइटल के बीच में जो होता है ये ऑलमोस्ट 18 से 24 साल के बीच में, 18 से 24 मंथ आफ्टर बर्थ के बीच में बंद होता है ये। जब बच्चा 1.5 से 2 साल तक का होता है तब ये मतलब 2 साल के तक बंद हो जाता है। पोस्टीरियर वाला जो होता है 2 पैराइटल और ऑसिपिटल बोन के बीच के अंदर होता है और ये 2 मंथ, सेकेंड मंथ के बाद ही बंद हो जाता है। तो पोस्टीरियर का इतना ज्यादा नहीं रहता, एंटीरियर वाला खुला रहता है। फिर आता है एंटीरियर लेटरल साइड पर। एंटीरियर लेटरल साइड पर अगर हम देखें तो हमारे पास स्फेनॉइडल वाला होता है
इट इज प्रेजेंट बिटवीन फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड स्फिनोइडल, ये 4 बोन्स के बीच में होता है। ये 3 मंथ पे बंद होता है। वहीं अगर हम पोस्टीरियर लेटरल मैस्टोइड की बात करें तो वो किस किस के बीच में होता है, वो पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल 3 के बीच में होता है, और वो ऑलमोस्ट 1 से 1 to 12 मंथ्स, 1 मंथ 2 मंथ मतलब 1 साल तक वो बंद हो जाता है। तो सबसे ज्यादा टाइम के लिए जो खुला रहता है वो एंटीरियर फ्रंटल ही होता है, ये पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब क्यों होता है ना कि बच्चों को केयर की जरूरत क्यों होती है, उनका कहीं माथा ना लग जाए, क्योंकि उनके जो फ्रंटल एलिज होते हैं वो काफी काफी टाइम के लिए ओपन होते हैं। कोई 2 महीने पे बंद होता है, कोई 3 पे बंद होता है, कोई 1 साल पे बंद होता है, तो कोई 1.5-2 साल पे बंद होता है। फिर बक्कल पैड ऑफ फैट, एक नई टर्म है ये, बक्कल पैड ऑफ फैट, और कॉर्पस एडिपोजम और बिचार्ड फैट पैड इन चाइल्ड रिजर्व ऑफ एनर्जी। ये पता होना चाहिए कि क्या चीजें हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है एक ही चीज के, रिजर्व ऑफ एनर्जी के लिए यूज करे जाते हैं, बिचार्ड, कॉर्पस और बक्कल पैड। फिर हमारे पास काफी सारे सिंड्रोम्स होते हैं जो नेटल और न्यूनेटल टीथ से एसोसिएटेड। नेटल टीथ जो होते हैं जो बर्थ के टाइम पे होते हैं, न्यूनेटल वो होते हैं जो 1 महीने तक आ जाते हैं। काफी सारे सिंड्रोम्स एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रोएक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया, हेलरमैन-स्टिफर सिंड्रोम, पाइकॉन्चिया एंड एलिस-मेंसन-क्रेविसलैंड एंड रेफिगेडे सिंड्रोम। ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए, रटना है, देयर इज नथिंग एल्स टू डू। फिर आगे चलते हैं हम, लास्ट पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है कि statistical studies reported that 50% of time the terminal plane of the lower primary second molar, मतलब नीचे का दूध के नाद का जो सेकंड मोलर होता है उसका जो टर्मिनल प्लेन होता है वो मीजल टू अपर टर्मिनस होता है, मतलब मीजल स्टेप होता है 50% बच्चों में, 50% केसेस में, और लोअर टर्मिनस इज फ्लश विद अपर टर्मिनस, मतलब एज टू एज 37% केसेस में, और डिस्टल स्टेप 14% केसेस में होता है। ठीक है, तो हमारे जो लोअर प्राइमरी मोलर का जो टर्मिनल प्लेन होता है वो मीजल टू अपर होता है, उसको मीजल स्टेप कहते हैं, वो 49% केसेस में होता है, 37% में फ्लश होता है, और 14% केसेस में डिस्टल स्टेप होता है। ओके, फिर नेक्स्ट अब आ जाती है हमारे पास सारी की सारी थ्योरीज। ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज आर देयर। 2 टाइप की थ्योरीज होती हैं, साइकोडायनेमिक थ्योरी होती हैं और बिहेवियरल थ्योरी होती हैं। साइकोडायनेमिक थ्योरी में 4 नाम दे रखे हैं, साइकोसेक्सुअल, साइकोएनालिटिकल, साइकोसोशल और डेवलपमेंटल टास्क और कॉग्निटिव, ये 3 थ्योरी होती हैं। साइकोसेक्सुअल फ्रॉड ने दी थी, साइकोसोशल एरिक्सन ने दी थी, और कॉग्निटिव पेजेट ने दी थी। फिर बिहेवियरल थ्योरीज में हमारे पास कॉग्निटिव हायरार्की ऑफ नीड्स मैस्लो ने दी थी, सोशल लर्निंग बैंडोरा, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलॉव और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर ने दी थी। ये टोटली आपको लर्न करना है, डिफरेंट थ्योरीज हैं और डिफरेंट डिफरेंट इनके साइंटिस्ट हैं। अब हम अलग से इनको पढ़ रहे हैं कि साइकोसोशल थ्योरी में होता क्या है, जो सिगमंड फ्रॉड ने दी थी। इसमें क्या क्या होता है, इसमें 3 चीजें उसने एक्सप्लेन करी थी, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कि 3 चीजें क्या थी। अब इड क्या होता है, इट इज द मोस्ट प्रिमिटिव पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी फ्रॉम विच other two system develops. It operates on pleasure principle and attempts to obtain pleasure. समझ में आ गया, सबसे प्रोमिनेंट सबसे प्रिमिटिव पार्ट होता है पर्सनालिटी का, और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यही पूछा जाता है। ईगो जो होता है डेवलप्स फ्रॉम इड, इड से बनता है, 2 to 6 मंथ ऑफ लाइफ पे बनता है ये, जो बच्चा लोगों से 6 का होता है। और ईगो इज गवर्न्ड बाय रियलिटी प्रिंसिपल, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे नहीं, रियलिटी प्रिंसिपल की एक्चुअल में क्या चीज है उस पर वर्क करता है। Ability to understand that their impulses cannot always be gratified immediately come with the development of ego, कि बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि उनके impulses cannot be gratified immediately। तो ये जो चीज होती है, ये डेफिनेशन जो है ईगो में आती है। सुपर ईगो क्या होता है कि सुपर ईगो रिप्रेजेंट्स द internalized representation of the values and morals of the society as taught to child by parents and other elders. It strives for perfection। इसमें परफेक्शन का सीन आ जाता है, और इसमें जो घर वाले वैल्यूज वगैरह जो सिखाते हैं बच्चे को, वो सब चीजें आती हैं सुपर ईगो में। ठीक है, तो ये सारा हमारा साइकोसेक्सुअल थ्योरी थी जो सिगमंड फ्रॉड ने दी थी। उसके बाद एक नई चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, दैट इज एडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या होता है एडिपस कॉम्प्लेक्स? एक टर्म है, ये एक आगे फर्दर थ्योरी में आती है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि भी दैट डिस्क्राइब्स द डिजायर ऑफ यंग बॉयज टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद द मदर, मतलब boys का attraction towards mother is Oedipus
एंड गर्ल्स का अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर फादर इज इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये टर्म्स पता होने चाहिए कि इलेक्ट्रा इज यूज फॉर गर्ल्स एंड इडिपस इज यूज फॉर बॉयज। फिर आगे हमारे पास आता है यहाँ पे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव ने दी थी और इसके अंदर 3 प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व थे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में 3 चीजें पता होनी चाहिए, जनरलाइजेशन, एक्सटिंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो सिंपल क्वेश्चन आता है क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है, जनरलाइजेशन, एक्सटिंक्शन एंड डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट मैलर की जो थ्योरी थी, एक तो थ्योरी है, ये मैलर की थ्योरी है, अलग है सबसे। इसमें पीरियड ऑफ चाइल्डहुड को उसने डिवाइड करा हुआ है कि बच्चे का चाइल्डहुड 3 स्टेज में डिवाइड करा हुआ है। पहले जो वो 1 साल तक का होता है, फिर वो 4 वीक्स टू 4 साल तक का, और जो 5 महीने से 36 मंथ तक का होता है। तो ये डिफरेंट इंटरकनेक्टिंग स्टेज हैं। जब वो 1 साल तक का होता है तो ऑस्टिक फेज कहते हैं उसको। सिम्बायोटिक फेज जब होती है जब वो 4 वीक से लेकर के 4 साल तक का जाता है। और सेपरेशन इंडिविजुअलाइजेशन फेज जब आती है जब वो 5 महीने से लेकर के 36 महीने तक का होता है। तो आपको नाम पता होनी चाहिए और टाइम पता होना चाहिए। ऑस्टिक, सिम्बायोटिक और इंडिविजुअलाइजेशन थ्योरी 0 to 1, 4 to 4 एंड 5 to 36। फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर ने दी थी, उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इज चेंज एज रिजल्ट ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ और एक्सटिंक्शन ऑफ प्रीवियस रिस्पॉन्सेस। हर एक बंदे का रिस्पॉन्स चेंज कर सकते हैं अगर आप उसमें कुछ रेनफोर्समेंट करो या फिर कुछ चीजें निकाल दो प्रीवियस रिस्पॉन्स से। हैंस सेटिस्फैक्टरी आउटकम विल डिमिनिश इन फ्रीक्वेंसी। ठीक है। According to this theory, the consequences of behavior itself acts as stimulus and affects the future behavior. Behavior जैसा है उसके जो consequences हैं वो एक stimulus की तरह काम करते हैं future behavior का। ये इस चीज में बताया हुआ है। Reinforcement और extension की बात करी हुई है। 4 टाइप का operant conditioning डिस्क्राइब करा है स्किनर ने। Positive reinforcement, negative, omission and punishment, that is different। यहाँ पे आप देख सकते हो ओमिशन एंड पनिशमेंट। पहले क्या होता था, पॉजिटिव, नेगेटिव, सोशल और मटेरियल रेनफोर्सेस। यहाँ पे जो स्किनर ने दी थ्योरी में पॉजिटिव, नेगेटिव, ओमिशन, पनिशमेंट। ठीक है। फिर दूसरी थ्योरी दी गई है दैट इज कॉग्निटिव थ्योरी, पेजेट ने जो दी। कॉग्निटिव थ्योरी जो पेजेट ने दी है यहाँ पे जो कि हमारी साइकोडायनेमिक थ्योरी है, उसमें उसने बताया है कि दिस थ्योरी ऑन हाउ चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स थिंक एंड एक्वायर नॉलेज, कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे नॉलेज गेन करते हैं। ही ड्राइव दिस थ्योरी फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय क्वेश्चनिंग देम। अकॉर्डिंग टू बेजर, द एनवायरमेंट डज नॉट शेप चाइल्ड बिहेवियर बट चाइल्ड एंड एडल्ट एक्टिवली सीक टू अंडरस्टैंड द एनवायरमेंट। वो कहता है कि एनवायरमेंट उनका बिहेवियर चेंज नहीं करता, लेकिन बच्चे जो एनवायरमेंट से सीखते हैं। ठीक है, ये उसने कॉग्निटिव थ्योरी में पेजेट ने बताया। और इस थ्योरी बच्चों और एडोलेसेंट की नॉलेज और थिंकिंग पे बेस्ड है। फिर हायरार्की ऑफ नीड्स जो थ्योरी थी वो मैस्लो ने दी थी। उसमें उसने बताया था मैस्लो बिलीव्ड इन सेल्फ एक्विटाइजेशन थ्योरी दैट नीड टू अंडरस्टैंड द टोटलिटी ऑफ अ पर्सन। अकॉर्डिंग टू हिम द नीड्स आर अरेंज्ड। अब हायरार्की ऑफ नीड्स में नीड्स के बारे में बताया है मैस्लो ने, और उसने कहा कि नीड्स अरेंज होती हैं and as one general type of need is satisfied, another higher order need will emerge, and the desire from most biological needs to the most psychological ones become important only after basic needs have been satisfied। तो एक हायरार्की होती है और एक जैसे कंप्लीट होती है तो दूसरी इमर्ज हो जाती है। इसमें मैस्लर ने इसके बारे में बताया। फिर अनदर थ्योरी यहाँ पे साइकोसोशल थ्योरी और डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी जो है एरिक एरिक्सन ने दी थी। इसमें उसने क्या कहा है कि जो चिल्ड्रन की डेवलपमेंट होती है, बच्चा कैसे डेवलप कर रहा है, कवरिंग द एंटायर स्पैन ऑफ लाइफ साइकिल, इन्फेंसी से लेकर के चाइल्डहुड तक और फिर ओल्ड एज तक, उसके बारे में उसने बताया सारा का सारा कि कैसे वो डेवलप कर रहा है। एरिक्सन प्रिस्क्राइब्ड 8 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल विद टर्निंग पॉइंट्स एंड पीरियड्स। उसने सारी की सारी लाइफ साइकिल को 8 में डिवाइड करा है। फिर बैंडुरा की थ्योरी आती है, सोशल थ्योरी ऑफ बैंडुरा, एंड इसमें उसने ये सबसे ज्यादा कंप्लीट थ्योरी है और क्लिनिकली यूज करी जाती है, थ्योरेटिकली सोफिस्टिकेटेड है, और मतलब सबसे ज्यादा मोर एक्सप्लेनेटरी जो थ्योरी है वो सोशल थ्योरी है, और वो किसने दी है, बैंडुरा ने दी है। ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे क्लिनिकली और सबसे कंप्लीट थ्योरी और एक्सप्लेनेटरी थ्योरी सोशल लर्निंग थ्योरी है। फिर
हमारे यहाँ पे एक नई चीज को डिस्कस करा हुआ है, फियर के बारे में डिस्कस करा कि फियर क्या होता है। फियर एक ऐसा रिएक्शन होता है नॉन डेंजर का। अगर आपको पता है कि ये डेंजर आने वाला है तो उसके प्रति जो रिएक्शन निकलेगा वो फियर होगा। लेकिन एंग्जाइटी एक ऐसी चीज होती है जो अननोन डेंजर का रिएक्शन होता है, जो पता नहीं था उसके प्रति जो रिएक्शन निकलता है, दैट इज एंग्जाइटी। फिर फियर काफी सारे टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। इनेट फियर होते हैं, सब्जेक्टिव फियर होता है और ऑब्जेक्टिव फियर होता है। इनेट फियर क्या होता है? इनेट फियर की दैट रिजल्ट्स विदाउट स्टिमुलस और प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब ना तो कोई स्टिमुलस है ना कोई एक्सपीरियंस है, मतलब जो एकदम से मतलब वल्नरेबिलिटी हुई और एकदम से हुआ, वो इनेट फियर है। सब्जेक्टिव फियर वो वाला फियर होता है जो कि फैमिली और लोग आप में भर देते हैं कि भी ऐसा नहीं करोगे तो ऐसे हो जाएगा, वो सब्जेक्टिव फियर होता है। और ऑब्जेक्टिव फियर वो होता है जो कि आपकी अपने खुद की प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स आते हैं। जैसे कि आपने एक बार गलती से अगर गर्म तवे पे हाथ लगा दिया तो आपको पता था कि वो जला था, तो वो आपका अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस था, तो दैट इज ऑब्जेक्टिव फियर। Okay, so rest I will be covering in the another video. And if you like this video, do subscribe to my channel. Thank you.